हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम लोग दोस्तों जो पढ़ेंगे वो रहेगा क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का ये रहेगा पार्ट 2। इसका पहले मैंने पार्ट 1 मैंने बना चुका हूं। आप प्लीज पार्ट 1 को पहले जरूर देखें, देन आपको पार्ट 2 को देखें, तब आप बिल्कुल एक बेहतर ढंग से आपको ये चैप्टर समझ में आएगी। राइट, अब हम लोग दोस्तों यहां से शुरुआत कर देते हैं, जो कि मैंने अगले वीडियोस में जहां तक मैंने पार्ट 1 में जहां तक मैंने आपको पढ़ाया था, अब हम लोग वहां से आगे की तरफ रवाना होंगे और हम लोग आगे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। देखो यार, ये बात सच है कि और सब यूट्यूबर्स की तरफ मेरे पास उतना ज्यादा फैसिलिटी तो नहीं है। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड या फिर डिजिटल बोर्ड जो है वो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो पढ़ाने का लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 6 सालों से बच्चों का बोर्ड का बच्चों को जो मैं पढ़ाता हूं, आप उसी हिसाब से जो आपको जो मिलेगा इस वीडियो में एक बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। आपके इवन अ सिंगल टॉपिक पर यहां नहीं छूटेगा और आपके एग्जाम में, यकीन मानिए मेरा, आपका एग्जाम में एक भी सवाल इधर से उधर नहीं आने वाला, अगर आप बेहतर ढंग से इसको समझ लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं प्रॉपर। देखिए, ऐसा नहीं है, जिस लेवल पर आप है ना, तो ज्यादा अब सुनने से बेहतर है कि आप लिखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, समझा देते हैं, लिखाते कम है। इसमें एक डिमेरिट ये होता है कि लोग ज्यादातर चीजें याद नहीं रख सकते। जब बड़े बड़े जो उम्र के लोग होते हैं, वो जब ज्यादातर चीजों को सुनने के बावजूद भी याद नहीं रख पाते, तो खैर आप लोग तो यार किड्स हो, अभी बच्चे हो, अभी यार आप लोग को जो थिंकिंग जो होता है उस लेवल से आप लोगों तक ग्रो नहीं हो पाता है, जो कि आप सुन करके बहुत सब चीजें याद रख पाए। आप प्लीज नोट डाउन प्रॉपर जरूर करें, उनको आप जरूर रिवीजन करें, तभी आपको एक बेहतर ढंग से आपको समझने में मिलेगी, तभी आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। क्योंकि पढ़ने का मजा तो तभी आता है जब आपको क्वेश्चंस, जो एग्जाम में जो आपका क्वेश्चंस आता है, उसको देखते ही फटाफट उसके आंसर जो आपके माइंड में होना चाहिए और फटाफट आप लिखेंगे, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। ये तभी हो पाएगा जब आप प्रॉपर तरीके से लिखना सीखेंगे और बोलना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे। मैं आपको यहाँ पर जिस हिसाब से मैं बोलता हूँ हिंदी में, उसको उसी हिसाब से आपको भी बोलना है और लिखना है प्रॉपर तरीके से। आई बात समझ में। सो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने बता दिया था, पार्ट फर्स्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में, वहां मैंने जो फर्स्ट पार्ट था, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर को, वो कॉन्टिन्यूसली मूव क्यों होता है, उसके बारे में मैंने पार्ट 1 जो था यहां पर मैं पढ़ा चुका हूं। अब हम लोग यहां से सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। यहां पर ये है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। जो दोस्तों जो यहां पर दे शब्द को जो इस्तेमाल जो हुआ है, वो दरअसल कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, मैटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मैटर की बात कर रहा है। इसका मतलब जो होता है, मैटर के बीच का जो किसी भी पार्टिकल्स होता है मैटर का, उसके बीच में स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है। वो कैसे होता है, आगे देखते हैं। Particles of one type of matter get into the spaces between particles of other। इसका मतलब ये हो गया, एक टाइप का जो मैटर्स का जो पार्टिकल होता है, दूसरे टाइप का जो पार्टिकल्स का मैटर में जाके क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। जो कि एक पार्टिकल जो होता है, दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, जिसमें वो जाकर के क्या हो जाता है, छिप जाता है, जिसकी वजह से हम पता नहीं कर पाते, हम अच्छे से देख भी नहीं पाते। ऐसा लगता है कि वहां पर एक ही टाइप का पार्टिकल्स है। This shows that there is enough space between them particles of matters। इसका मतलब यह है कि जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स का, उसके बीच में बहुत स्पेस होता है, जिसके वजह से दूसरे मैटर और पार्टिकल्स क्या होता है, आसानी से छिप जाता है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यहां पर जो पार्टिकल्स होता है एक टाइप का, वो दूसरे टाइप का जो पार्टिकल्स होता है उसमें जाकर के वो छिप जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, गेट इनटू, है ना। इसका मतलब ये हुआ, वो जाकर वहां पर छिप जाता है। इसका मतलब ये पता चलता है, इससे ये दिखता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स का, उसके बीच में बहुत स्पेस होता है। आईने बात समझ में। यही वजह रहता है, जो एक टाइप का जो पार्टिकल्स होता है, दूसरे टाइप का जो पार्टिकल्स में जाकर आसानी से छिप जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं, अगर हम लोग बात करें दोस्तों, वो है मिनिमम स्पेस इन सॉलिड्स।
इसका मतलब ये हो गया जो मैटर्स होते हैं वो कितने 3 स्टेट के होते हैं। इसके बाद हम लोग वही पढ़ने वाले हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, याद रखना उसको कितना। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया था कंटेंट में कि जो मैटर्स होने वो 3 टाइप का होता है, याद रखना इतना भी फिलहाल। तो मिनिमम स्पेस इन सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है कम स्पेस होता है। अगर मैं एक एग्जांपल देना शुरू कर दूं कि एक लोहे के टुकड़े लीजिए, एक गिलास में पानी लीजिए और थोड़ा सा बलून में है ना एयर है उसको लेके, अब बताओ सबसे ज्यादा स्पेस किस में ज्यादा होगा। स्पेस मतलब कि लोहे के जो पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, आइए बात समझ में। और जो वाटर है लोहे के कंपेयर में, वाटर में मॉलिक्यूल्स तो वाटर में जरूर है, लेकिन लोहे के कंपेयर में, आयरन के कंपेयर में जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है ना थोड़ा सा दूर दूर है, उतना ज्यादा क्लोज नहीं है। उसी हिसाब से अगर हम गैस के, अगर हम पार्टिकल्स की अगर हम दोस्तों बात करें तो वाटर के कंपेयर में गैसेस में ज्यादा स्पेस होते हैं, गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े थोड़े दूर होते हैं, एज थोड़े थोड़े मतलब बहुत दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू सॉलिड, मतलब आयरन के कंपेयर में। आई बात समझ में। सो मोर स्पेस इन सॉलिड्स, इसका मतलब ये हो गया कि जो सॉलिड्स के कंपेयर में किसके इन स्पेस इन लिक्विड, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा लिक्विड, लिक्विड। अब यहां पर आ जाएगा गैस, गैसेस है ना, गैसेस या फिर गैसेस। इसका मतलब ये हो गया सबसे कम मिनिमम जो स्पेस होता है वो सॉलिड्स में होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत नजदीक होते हैं। मोर स्पेस इन लिक्विड, इसका मतलब सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड में ज्यादा स्पेस होता है। इसका मतलब वाटर का या फिर लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है या फिर पार्टिकल्स होता है वो थोड़ा थोड़ा दूर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड के। अब थर्ड गैसेस, सो गैसेस में क्या होते हैं सबसे ज्यादा स्पेस होते हैं क्योंकि सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, मतलब सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होता है। जैसे इस रूम में मैं हूं या फिर जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां पर एयर है, इसका ज्यादा क्या होता है वहां पर स्पेस बहुत ज्यादा होती है। आए ना बात समझ में। अब जरा एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाना चाहता हूं, जरा देख लीजिए दोस्त। इधर ये मैंने एक गिलास बनाया, क्या यहाँ पे दोस्तों एक कंटेनर कह लो या फिर एक गिलास कह लो, इसके अंदर पहले से ही वाटर मैंने डाल रखा। क्या डाल रखा है, प्लीज इनको आप आसानी से समझने की कोशिश करें। ये वाटर है, अगर इसी वाटर में अगर मैंने शुगर मतलब चीनी, क्या शुगर अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया इस पानी में, और पानी तो पहले से यहां मौजूद था, मैंने वाटर ली, H2O मतलब वाटर। जब इस पानी में अगर हम लोग अगर किसका शुगर का क्रिस्टल या फिर शुगर का जो पार्टिकल्स कुल मिला करके अगर इस पानी में अगर हमने क्या चीनी को अगर मिक्स कर दे तो क्या होता है जरा समझिए। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कौन से अब मैटर मतलब 3 तरह का सॉलिड लिक्विड गैसेस, तो कौन सा मैटर में ज्यादा स्पेस होता है और क्यों होता है। ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, जब पानी में चीनी को जब आप मिक्स कर लेंगे, देयर इज नो राइज इन वाटर, वाटर का लेवल कभी भी नहीं बढ़ेगा, इस बात को याद रखना। जैसे मैं मान लेता हूं कि इस गिलास में इतना सा पानी पहले से भरा हुआ है, जब हमने इसमें शुगर डाला तो शुगर डालने के बाद क्या होना चाहिए, जो वाटर का जो दोस्तों ये जो राइज है ना टेबल, तो थोड़ा सा उठना चाहिए ना, क्योंकि जब हम पानी है जब उसमें चीनी अगर डालेंगे तो वाटर का जो लेवल है पानी का थोड़ा सा तो उठना चाहिए, कुछ इस हिसाब से उठना चाहिए, लेकिन उठना तो चाहिए, लेकिन there is no rise in the water level because the particles of sugar get into the interparticles spaces between the water particles। ये वाटर का राइज नहीं उठेगा, इसके पीछे के रीजन ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर के पार्टिकल्स के अंदर में पहले से ही इतने स्पेस अवेलेबल मौजूद होता है। जब हम पानी में चीनी को मिलाते हैं तो चीनी का पार्टिकल्स का पानी का पार्टिकल्स में जाके क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, या कह सकते हैं वाटर का जो पार्टिकल्स होता है उसमें इतनी जगह होती है कि जो शुगर का जो भी पार्टिकल्स है वो जाकर के उसमें क्या मिक्स हो जाते हैं, छिप जाते हैं, डिसॉल्व हो जाता है। इसी वजह से वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है। अगर एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि अगर हम लोग शुगर को अगर पानी में अगर मिक्स कर दिया जाए तो वाटर का लेवल क्यों नहीं इंक्रीज या फिर राइज होता है, आपको लिखना पड़ेगा
कि इसलिए नहीं होता है जब हम लोग चीनी को पानी में डिजोल्व करते हैं या फिर शुगर को जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वहां पर वाटर का जो लेवल होता है इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि वाटर का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में इतनी स्पेस होती है कि क्रिस्टल या फिर पार्टिकल्स ऑफ शुगर उसमें आसानी से क्या हो जाता है, गेट इनटू हो जाता है या फिर उसमें डिजोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है। ओके, अब दोस्तों आ जाते हैं सेकंड में, सॉरी थर्ड में, वो है पार्ट जरूर याद रखना आपको, है ना। दे अट्रैक्ट ईच अदर। दे का मतलब फिर से दोस्तों यहां समझ लो मैटर। दे के जगह आप मैटर भी लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। आई होप आप क्लियर से समझ रहे होंगे इसको। सो दे अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर्स का, अलग अलग पार्टिकल्स का जो मैटर्स का जो पार्टिकल होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। वो क्यों करता है अब समझते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव फोर्स ऑफ एक्टिंग बिटवीन देम। इसका मतलब ये हो गया, आप सॉलिड का मैटर ले सकते हैं, मैटर भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या कोई भी मैटर आप उठाए, तीन ही स्टेट होते हैं। मैटर आप उठाए, उस मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसके बीच में इतनी फोर्सेस होते हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए जो मैं तीनों चीज में बताया हूं ना ये सारे एक साथ काम करता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज हर तरह के मैटर्स में होगा। ये मत सोचना जी अच्छा ये अलग टाइप का मैटर के लिए हो रहा है, ये अलग टाइप का मैटर के लिए हो रहा है। जो दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो कि मैं फर्स्ट पार्ट में जब मैं बता दिया था, ये सुनिए वो अलग मैटर में होता है। नो नो नो, दीज ऑल थिंग्स आर हैपन इन अ सिंगल मैटर। एक मैटर में भी हो सकता है, दो में भी, तीन में, इसका मतलब सारे मैटर्स में होता है। अलग अलग करके बता रहा हूं, ये मत सोचना कि अच्छा ये जो मैटर में होगा तो ये इस वाले मैटर में नहीं होगा, जो उस वाले मैटर में मतलब फर्स्ट पार्ट में होगा तो इस वाले में नहीं होगा। नहीं, वो तीनों के तीनों जो पार्ट्स है वो सारे के सारे इवन सिंगल मैटर में भी होगा। अगर लिक्विड में ये प्रॉपर्टीज है तो ये भी प्रॉपर्टीज होंगे, और पहला वाला जो कॉन्टिन्यूसली मूविंग जो लिक्विड के लिए होगा वहां पर भी होगा। आई ना बस समझ में? ओके, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आप जो बता रहे हो ना ये अलग मैटर के लिए होगा, ये अलग मैटर के लिए होगा। फर्स्ट पार्ट जो आपने बताया था सर वो भी अलग मैटर के लिए है। नो बच्चे नो, ये सारे के सारे सिंगल मैटर के लिए भी हो सकता है, सॉलिड के लिए भी होगा, लिक्विड के लिए भी होगा और गैसेस के लिए भी होगा। आई ना बात समझे? अगर मैं एग्जांपल ले लूं, क्योंकि सब चीजें समझाना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि पिछले मैं 5-6 साल से जो मैं टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं इस तरह का पढ़ाता हूं अक्सर बच्चे, कई सारे बच्चे तो नहीं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सर जो आप बता रहे हो ना, अच्छा जी, अगर मैं एग्जांपल सॉलिड का अगर मैं आयरन ले लूं, सर ये आयरन में होगा क्या? सर ये आयरन में होगा क्या? ये आयरन में होगा कि नहीं? तो नहीं, ऐसे यहां पर जब नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि आयरन में नहीं होगा, किसी और सॉलिड के साथ जरूर होगा, क्योंकि आयरन ही तो एग्जाम सॉलिड नहीं होता है। क्रिस्टल जो शुगर है वो भी क्या है, एक सॉलिड है। आई ना बात समझ में? लेकिन सॉलिड के साथ तो हो रहा ना, क्योंकि जो शुगर है वो सॉलिड में है। ये नहीं मानना कि बस आयरन के साथ ही होगा, ऐसा तो नहीं कि आयरन बस डिजोल्व हो गया, पानी में जाके मिक्स हो गया। नो 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 नो, यहां पर नहीं होगा। आई ना बात समझ में? ओके, हाँ, आयरन के बहुत सारे पार्टिकल्स अगर हो जाएंगे, बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स जब डिसॉल्वेबल होगा, जो कि ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, मेल्टिंग होने के बाद ही होता है, लेकिन उतना ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। कुल मिलाकर के सॉलिड की बात कर रहे हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं? सॉलिड में। सॉलिड में सिर्फ आयरन नहीं होता है, शुगर के क्रिस्टल्स भी होते हैं, मतलब चीनी भी होते हैं, नमक भी होता है, और सब चीजें होती है। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। ओके, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स का, वो फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम का मतलब एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, वो फोर्स लगाते हैं। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स ऑफ टुगेदर, और यही फोर्स जो होता है एक दूसरे को, जो कि जो एक ही तरह के जो मैटर्स होते हैं, एक को क्या करते हैं, एक सिक्योर करके एक फिक्स पोजीशन में रख पाता है। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another। इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है दोस्तों। ये है कि जो स्ट्रेंथ होते हैं ऑफ दिस फोर्स, अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है अलग अलग टाइप का मैटर्स में होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। अगर मैं एक एग्जांपल अगर ले लूं आपके सामने, एक मैंने लोहे के टुकड़े लिया, दूसरा चौक लिया। लोहे के टुकड़े ये भी क्या है, सॉलिड है। अब जो मैटर चौक है जो बोर्ड में लिखा जाता है वो भी क्या है, एक तरह के
सॉलिड है। और अगर मैं ले लूं दूसरा, अगर रबर बैंड है ना, वो भी तीसरा टाइप का सॉलिड है। अब बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा, कौन ज्यादा मजबूत होगा? जब आप हथौड़े से मारोगे पहले कौन टूटेगा? अच्छा जी, एक लोहे का टुकड़ा है, दूसरा चौक है, तीसरा रबर है। तो जब आप पहले वाले को लोहे को मारोगे तो उतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा, उनके पार्टिकल्स जल्दी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो चौक है, एक हथौड़ा मारोगे उसका पाउडर टाइप का बन जाएगा, क्योंकि दोनों तो है सॉलिड। लेकिन इसीलिए बोला है अलग अलग सॉलिड्स के लिए फिर अलग अलग मेटल्स जो होता है उनमें अलग तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। रबर थोड़ा सा ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन मतलब टूट तो वो भी जाएंगे अगर ज्यादा जोर से मारोगे तो। आईने बात समझ में क्या मैं कहना चाहता हूं? मैं इतना मैं कहना चाहता हूं, अलग अलग जो मैटर्स होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब वो कितना ज्यादा आपस में बंधी हुई है, कौन कहीं ना कहीं कौन कितना ज्यादा मजबूत है, ये ज्यादा आपको समझ में आएगी, है ना। जो जितना ज्यादा मजबूत होंगे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होंगे। आ रही बात समझ में? ओके जी। अब होगा टू ब्रेक अ सब्सटेंस वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स। अगर हमें, मैं मान लेता हूं अगर हमें लोहा है, दूसरा मैंने चौक लिया है, तो हमें लोहे में हथौड़े के जोर से मारना पड़ेगा। मतलब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोहे में पहले से ही मौजूद है, उनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ताकत लगानी होगी। आ रही ना बात समझ में? जब दो लोग आपस हाथ पकड़ लेते हैं, जब हमें होता है ना, आशिक फिल्मों में नहीं होते हैं, एक तरफ से हीरो एक दूसरी तरफ से हीरोइन जब आपस में पकड़ लेते हैं, तो हीरो के घर वाले एक तरफ, हीरोइन के घर वाले, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, है ना। वो तब तक खींच पाते हैं जब एक दूसरे को हाथ जितना ज्यादा मजबूत कर पाते हैं, वो घर वालों को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती, तभी दो प्रेमी को जुदा कर पाते हैं, अदरवाइज ये नहीं होगा। इसी हिसाब से जो जिस तरह का पार्टिकल्स होंगे या फिर जिस तरह का मैटर होगा, उससे ज्यादा हमें फोर्स लगानी होगी हमें उस चीज को तोड़ने के लिए। यह मैंने बोला। अब देख लेते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है। मैक्सिमम इन सॉलिड। इसका मतलब जो मैक्सिमम जो अट्रैक्ट होता है, कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल सबसे ज्यादा मजबूत है। ऐसे करके आपने याद रखो। उसके बाद इंटरमीडिएट इन लिक्विड। इंटरमीडिएट का मतलब हो जाता है सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा। याद रखना, सॉलिड से कम मजबूत होते हैं लेकिन गैस से ज्यादा मजबूत होते हैं, या फिर गैस से ज्यादा इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इंटरमीडिएट इन लिक्विड, इसका मतलब यह हो गया कि सॉलिड से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड में, लेकिन गैस से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड के पार्टिकल्स में, है ना। जैसे इसको लोहा मान लो, इसको पानी मान लो, इसको आप लोग परफ्यूम वगैरह गैस के रूप में आप मान सकते हैं। आइए बस समझ में। इंटरमीडिएट इन लिक्विड, नेग्लिजिबल इन गैसेस, इसका मतलब हो जाता है गैस में जो होता है दोस्तों, वो बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर इसमें अगर फोर्स ऑफ ज्यादा अट्रैक्शन अगर होता तो हम लोग हवा में, जैसे अभी मैं फ्रीली में हाथ घुमा पा रहा हूं, मैं लिख पा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। आई बात समझ में? सो आई होप कि आपको मैंने बेहतर ढंग से मैंने आपको समझाने की मैंने कोशिश की है, और बाकी की और चीजें हैं और हम आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग यहां से देख लेते हैं फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पर है स्टेट्स ऑफ मैटर्स। क्या है फोर्थ नंबर पर? स्टेट्स ऑफ मैटर। देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे आसपास में एग्जिस्ट कितने फॉर्म में करता है। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन द 3 डिफरेंट स्टेट्स। हमारे आसपास में जो हम चीजों को जो दरअसल में देखते हैं, वो मोस्टली जो है वो 3 ही फॉर्म में जो मैटर्स है वो एग्जिस्ट करता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो मैटर्स है वो हमारे आसपास, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, अराउंड अस हमारे चारों तरफ जो एग्जिस्ट करता है, वो अलग अलग स्टेट्स में करता है। अलग अलग स्टेट्स में करता है। अलग अलग में कितने? 3 स्टेट्स में करते हैं। कितने में? 3 में। पहला है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, नाउ गैसेस स्टेट। तो इसका मतलब ये समझ में हमें आ गया दोस्तों कि जो हमारे आसपास जो मैटर्स होते हैं वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। आइने बात अलग है कि हम लोग अलग प्लाज्मा और पीईसी की बात, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात हम लोग बाद में करेंगे, राइट। लेकिन हमारे 3 ही तरह के हैं। आई बात समझ में? Okay. These states of matters arise due to the variation in the
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या हो गया? अगर आपसे कोई पूछ दे, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई चलो मैं मान लेता हूं कि हमारे आसपास में 3 अलग अलग तरह के मैटर जो है ना एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्यों 3 ही तरह के करता है? आखिर क्या ऐसी बात है उसमें जो 3 ही करता है? 10 क्यों नहीं करता है? 15 क्यों नहीं करता है? 100 ऑफ जो स्टेट्स ऑफ मैटर का क्यों नहीं होता है? ऐसे सवाल जब कोई आपसे कर लेगा तो ऐसे वाकई मैक्सिमम 95% बच्चे फंस जाते हैं। हालांकि वो जानते हैं लेकिन थोड़े से ब्रॉड नॉलेज नहीं कर पाते। वो यही बात है ना, अक्सर मैंने ये देखा है ज्यादातर स्टूडेंट्स को कि वो कम से कम पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो इतना पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम पास हो जाए। अरे भाई साहब, जब आप पढ़ोगे इतना सा, याद रहेगा आपको इतना सा, एग्जाम पे लिख के आओगे इतना सा, तो फिर क्या होगा? अगर आपको एग्जाम में इतना लिखना है तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। आई बस इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना आपको याद रहेगा, तब आप एक प्रॉपर तरीके से आप कहां एग्जाम में लिख पाओगे। यही एक सबसे बड़ी जो एक नेगेटिव पॉइंट्स है स्टूडेंट्स में ज्यादातर ये देखने को मिलेगा। सॉरी टू से, लेकिन बट ये रियलिटी है, बताना चाहिए। इसीलिए आपको बेहतर करना है तो आपको यू विल हैव टू बी द ब्रॉड नॉलेज, है ना, तभी आप एक बेटर परफॉर्मेंस आप स्कूल में, आपके एग्जाम्स में आप कर पाएंगे। जी, कितने होते हैं? जो 3 जो दीज स्टेट्स का मतलब होता है 3 स्टेट्स का जो मैटर होता है वो क्यों होता है? वेरिएशंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। मैटर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती, खासियत होती, उसमें वेरिएशंस होते, उसमें चेंजेस होते हैं। इन्हीं वजह से हम लोग मैटर्स को 3 स्टेट में पढ़ते हैं। आने बात समझ में? वंस अगेन आई रिपीट इट, इसलिए अलग अलग जो स्टेट्स में हम लोग मैटर को होता है, अलग अलग 3 स्टेट्स में इसलिए होता है क्योंकि जो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर्स का पार्टिकल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो वेरिएशंस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, इसीलिए 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग पढ़ते हैं। आई बात समझ में? ओके जी, हम लोग 1 बाय 1 को अच्छे से और बेहतर ढंग से देखते हैं। जरा मैंने कुछ बनाया यहाँ पे, देखिए। मैं सॉलिड को ना आप ना आयरन की तरह मान लो एक हिसाब से, है ना, तो होते तो सॉलिड में तो बहुत कुछ है, लेकिन हम आयरन मान लो। देखो अब जरा मैंने जो बनाया यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ये पूरे के पूरे आयरन है। इनके पार्टिकल्स आयरन ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज सॉलिड होते हैं। जो मेरे हाथ में ये भी सॉलिड का बना हुआ है ना। हम जो खाना खाते हैं ना, लिक्विड वाले को सिर्फ छोड़ करके वो सारे के सारे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा सर दाल क्या होता है? फिर दाल जो होती है दोस्त वो हमारे लिक्विड फॉर्म में जरूर होता है, लेकिन हमारा रोटी है, चावल है, जो सब्जियां हैं, इन सब चीजों के ज्यादातर हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। लेने बात समझ में? तो सॉलिड क्या होता है? देखो इसके जो पार्टिकल्स डॉट डॉट जो मैंने लगाया आपको जो दिख रहा है, इसका मतलब के जो डॉट डॉट जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा नजदीक में है। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा है। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लेता हूं, एक मतलब 3 रूम है। कितने रूम है? 3 रूम है। 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम। एक रूम में 20 लोग हैं। कितने लोग हैं दोस्त? 20 लोग। एक में 10 हैं, एक में 5। अब बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर सबसे ज्यादा जो लोग जो होंगे किसमें सबसे ज्यादा सट के होंगे, नजदीक होंगे, क्लोजनेस होंगे? जाहिर सी बात होगा ऐसे रूम में जिसमें 20 लोग हैं, रूम के तीनों रूम के साइज क्या है? एक ही है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूं, इसको सॉलिड मानो, इसको लिक्विड मानो, इसको गैस मानो। अरे ना बात समझ में? तो इसमें जब आप देखोगे कि लोग बड़े नजदीक होते हैं, वो बिल्कुल फिक्स टाइप के होंगे। वो जल्दी इधर उधर दौड़ भाग वो नहीं कर पाएंगे। वो एक ही जगह बैठ के ऐसे करके कुछ भी कर ले, लेकिन वो कहीं दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, क्योंकि एक रूम में 20 लोग हैं, स्पेस ही नहीं है। क्या नहीं है? स्पेस नहीं है। आई बात समझ में? तो यहां पर फिक्स्ड शेप क्या हो जाएगा? सॉलिड का फिक्स्ड शेप। देखिए हम लोग एक तीर से कई सारे निशाने साधने वाले हैं, याद रखना। वो कैसे साधेंगे मैं पढ़ाऊंगा, तब फिर आप एनालाइज करना कहीं ना कहीं मैं क्या कहना चाहता हूं सॉलिड के बारे में। सॉलिड के क्या होता है? सबसे पहले फिक्स शेप होते हैं। इनकी शेप्स क्या होती है? डिफॉर्म नहीं होते, इधर उधर नहीं होते। पानी की तरह, पानी जिसमें डालो उसमें ही हो जाता है भाई। गिलास में डालोगे तो मैं मान लेता हूं कि 1/2 लीटर वाटर को अगर हम गिलास में डालेंगे तो गिलास का शेप में हो जाएगा, बड़े वाले गिलास में। अगर किसी एक फ्लैट चीज में लोगे तो उनका शेप में ले लेगा। जिस बर्तन में आप रखेंगे 1/2 लीटर ऑफ वाटर को, उनका ही शेप ले लेगा। लेकिन आपका जो लिक्विड सॉलिड है वो नहीं लेगा, उनका एक फिक्स्ड शेप होता है। इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम,
इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो मैक्सिमम बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि जो 20 लोग होंगे वो आपस में चिपक चिपक के ज्यादा रहेंगे, वो जल्दी इधर उधर नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? बिकॉज ऑफ नो मोर स्पेस। आई बात समझ में? और आगे बात समझ में। इसीलिए इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस की मैं बात कर रहा हूं। इंटर मॉलिक्यूलर जो यहां, हालांकि मुझे और एक पॉइंट अलग से लिखना चाहिए था। इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेस होते हैं ना दोस्त, वो भी बहुत कम होते हैं। यहाँ पे दो दो क्वेश्चन बनाओ। पहला यह है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। अब एक अलग पॉइंट आप करके लिख लेना, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लेस। इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल्स, हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स के बीच की दूरी बहुत कम होते हैं। अगर आप देखेंगे इसके कंपेयर जरा करो, है ना? तो इस जिस रूम में जब 20 लोग होंगे तो उसमें एक दूसरे के बीच में गैप बहुत कम ही होंगे, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लेस, बहुत कम होता है। किसमें होता है? सॉलिड में होता है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का मतलब होता है कहीं न कहीं उसकी भी एक फिक्स्ड बाउंड्रीज होती है। किसमें? सॉलिड में। रिजिड का मतलब होता है हार्ड। क्या होता है? रिजिड का मतलब होता है हार्ड या फिर स्ट्रॉन्ग। वो अपने फिक्स जो पोजीशंस हैं वो बिल्कुल रिजिड रहता है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। तेरा मेरा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा। आई बात समझ में जी? इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है उसे हम दबा नहीं सकते। अगर मैं बोलूं कि आई हैव दिस मार्कर, आई कांट कंप्रेस दिस वन इज मच मोर। मैं देखो, मैं बहुत तेज दबाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या दब रहा? नो 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 नो, क्या नहीं हो रहा? दब नहीं रहा है। अगर मैं मान लेता हूं एक बलून है, एयर भरा हुआ है, तो उसमें दबाने की मैं कोशिश करूंगा, बहुत ज्यादा दब जा रहा है। आ रही ना बात समझ में कि नहीं आएगी? अगर मैं बोलूं कि अगर मैं लिक्विड वाला कुछ अगर मैं हाथ में ले लूं, एक बलून ही लेता हूं, उसमें अगर लिक्विड अगर मैं दबाने की कोशिश में करूं तो वो जरूर से क्या होगा? कंप्रेस हो सकता है। बट इन केस ऑफ सॉलिड में इनकम्प्रेसिबल होता, हम उसे दबा नहीं सकते। डेफिनिट या फिर फिक्स वॉल्यूम, इसका मतलब उनकी जो वॉल्यूम है वो क्या बिल्कुल फिक्स्ड है। उसमें वॉल्यूम में जब इसका शेप में चेंज नहीं हो सकता दोस्त, वॉल्यूम में तो कभी हो ही नहीं सकता। जिनके बाउंड्रीज बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, बाउंड्रीज में चेंजेस नहीं आ सकते, तो उसका वॉल्यूम में चेंज बिल्कुल भी नहीं आने वाला। आ रही बात समझ में? देखो दोस्त, मैंने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स जो मैंने यहां पे लिखाए हैं, ये रहेगा आपका एक सवाल दे दिया जाएगा कि आपको सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर से मैं कह रहा हूं, सॉलिड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे पूछ ले तो बिल्कुल आप ये वाला एग्जाम में लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक बात रही, कितनी बात रही? एक बात। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे पूछ ले कि भाई आप सॉलिड्स को व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, तो आपको यहां से लेकर के यहां तक लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक सवाल। दूसरे सवाल क्या पूछ सकता है आपको सॉलिड से रिलेटेड, वो समझना है। देखो दोस्त, ऐसा है, मैं पिछले 5 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूं, दिल्ली के जो टॉप स्कूल्स होते हैं उसके बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं, पढ़ा रहा हूं अभी भी। इसीलिए ऐसे ऐसे सवाल जब वहां पूछे जाते हैं, जब और सब जो यूट्यूब के कई ऐसे चैनल्स हैं जो बिल्कुल शॉर्टकट में भागना चाहते हैं कि बस बच्चों को इतनी बात समझ में आ जाए, लेकिन समझना उतना आसान नहीं होता। आपको जो क्वेश्चंस आंसर्स जो बच्चे ने लिख करके स्कूल्स में जमा कर दे, जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आता है उसको लिख लेना, उतने मार्क्स को ऑब्टेन करना, इसी को बहादुरी बोलते हैं। ऐसे नहीं कि आपने सीखा तो बहुत कुछ, एग्जाम में आप क्या लिख करके आ रहे हो। आई डोंट टॉक अबाउट यू, मैं और सब बच्चों की मैं बात करता हूं। आई नो यू आर अ वेरी वेल बच्चा। आई बात समझ में ना, इसमें मैं कह रहा हूं। अब देखो दूसरा सवाल बच्चे क्या पूछा जा सकता है, वो है सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। इसका मतलब ये कह रहा है कि सॉलिड्स के अंदर इतनी टेंडेंसी होती है कि वो अपना शेप को मेंटेन रख सकता है। क्या रख सकता है? मेंटेन रख सकता है। अगर मैं बोलूं कि मार्कर है, अगर मैं दबा दूं उसको, दब ही नहीं रहा, इसका मतलब ये इतना ज्यादा सक्षम है, इतना अच्छा कि ये अपना जो शेप है उसको मेंटेन करके रखा है, ताकि कि इसे डिफॉर्म हो ही ना सके, वो टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी नहीं हो सका। आ रही बात समझ में? जब इसमें एक्सटर्नल फोर्स दिया जाएगा, लेकिन अगर इतना फोर्स लगाया जाएगा कि ये टूट सकता है, मुड़ नहीं सकता है। बोलते नहीं है डायलॉग्स मूवीज में,
सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अरे ना बात समझ में, ये सॉलिड का प्रॉपर्टीज है। अब देखो, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। वो फोर्स, जब इसमें एक्सटर्नल फोर्स किसी चीज से जब मारा जाएगा, ये टूट सकता है लेकिन मुड़ नहीं सकता। आधी बात से मुड़ेगा तो फिर ये जुड़ेगा नहीं, वो टूटा हुआ ब्रेक में आ जाएगा। ऐसा तो नहीं किसी चीज अगर मैं जोर से, अरे ज्यादा मैं जोर ना लाऊं, पता चले टूट नहीं जाएगा। आधी बात समझ, देखो ये डिफॉर्म तो होगा, अगर एक बार मुड़ जाए ना तो फिर सीधी एक फिक्स शेप में नहीं आ सकता। आ रही ना बात समझ में? चलो जी, ये बात हो गया। अब ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए, क्या सॉलिड्स के अंदर टेंडेंसी होता है अपने जो फिक्स शेप को मेंटेन करने के लिए? यस, सॉलिड्स के इतनी टेंडेंसी होती है कि वो अपना जो शेप है मेंटेनेंस कर सकता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें लगा दिया जाए तो, या फिर उतना ज्यादा फोर्स लगा दिया जाए। आपको साथ में एक ही लिखना है ना, ये लिखना। आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए क्या सॉलिड के अंदर में टेंडेंसी होती है अपना शेप को फिक्स रखने का? यस होता है। ये बिल्कुल आपको चिपका देना यहां से लेकर के यहां तक। आई बात समझ में? दूसरा सवाल आपसे, मतलब तीसरा सवाल आपसे दोस्त ये पूछ सकता है कि जो रबर है इट इज अ सॉलिड। वो क्यों सॉलिड? थोड़ा सा अगर प्रेशर, अगर हम रबर जो होते हैं ना, जैसे इरेजर होता है, अगर हम उसको दबा दें तो कुछ देर के बाद हम दब तो जाता है। अभी मैंने क्या बोला था यहां पर कि इनकम्प्रेसिबल, वो तो कंप्रेसिबल तो हो तो रहा है, वो कंप्रेसिबल जरूर होता है, रबर कंप्रेसिबल जरूर है, लेकिन जब हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स को, मतलब जब हम उसमें दबा रहे होते हैं तब तक ही टेढ़ा होता है। जैसे ही हमने अपना फोर्स जो हमने लगाया था रबर पर, वो जैसे हम अपना हाथ को हटाएंगे तो वो फिर अपने फिक्स पोजीशन में आ जाएगा। सो रबर के अंदर इतनी टेंडेंसी होती है कि जब भी रबर के ऊपर, तीसरा सवाल मैं बता रहा हूं, जब भी रबर के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो वो डिफॉर्म हो सकता है जब उसमें से जो फोर्स अप्लाई किया गया, जो भी फोर्स उस रबर के ऊपर में लगाया गया, अगर उसको रिमूव कर दे, अगर उसको हटा दे, वो फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। एक बात आ रही कितनी? तीसरी क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपसे सॉलिड से पूछ रहे स्पॉन्ज के बारे में। स्पॉन्ज के बारे में, अगर आप स्पॉन्ज होता क्या है, जो कि आप घरों में जो बर्तन साफ करने के लिए होता है ना, जूना, वो आयरन वाला नहीं, बिल्कुल एकदम जो आपको फोम वाला होता है, तो वो आखिर वो सॉलिड है तो दब क्यों जाता है? ये भी सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो ऐसे सवाल का जवाब दोस्तों इसलिए होगा क्योंकि स्पॉन्जिस के अंदर में थोड़े से स्पेस होते हैं। क्या होते हैं? वो स्पेस होते हैं, उस वाली स्पेस में एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होता है। जब उस स्पॉन्ज को कोई अगर प्रेशर किया जाता है या फिर एक्सटर्नल फोर्स के जरिए से, गद्दा वगैरह नहीं होता, गद्दा ही मान लो तो है ना, गद्दा को जब हम दबाते वो दब जाता, फिर अपनी पोजीशंस में आ जाता, क्योंकि उस गद्दे के अंदर में जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं, उसमें एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद होता है। जब हम उसको दबाते हैं तो एयर एक्सपेल्ड कर जाता है या फिर आउटसाइड हो जाता है, तब वो दब जाता है। जैसे हमें एक्सटर्नल फोर्स हमने हटाया, फिर वो अपने पोजीशंस में आ जाएंगे, उसमें फिर एयर मॉलिक्यूल्स भर जाएंगे। इसीलिए गद्दा क्या होता है? सॉफ्ट होता है। आ रही बात समझ में? ओके जी, इतने जो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली आपका तो एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ओके जी, अब आ जाते हैं दोस्त, वो है सेकंड नंबर में, दैट इज कॉल्ड लिक्विड। अब किसके बारे में बात करेंगे? वेरी गुड, लिक्विड के बारे में बात करेंगे। लिक्विड में अगर हम लोग दोस्त, अगर हम देख लें, एक तीर से चार चार निशाना लगाएंगे लिक्विड में। मतलब हम लोग जब लिक्विड के बारे में जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो उनसे चार सवाल फटाफट हम लोग दे सकते हैं। वो क्या दे सकते हैं, जरा हम देखते हैं। लिक्विड, अगर मैंने ये बताया, देखिए अगर हमने जब बनाया है, देखिए इसके जो मॉलिक्यूल्स है तो इसके कंपेयर में थोड़े से दूर दूर मॉलिक्यूल्स है। क्या है इसमें? इस वाली को समझो, एक रूम में 10 लोग, जहां पर एक ही रूम में 20 लोग थे, अब एक रूम में 10 लोग है। इसका मतलब इसके बीच का स्पेस थोड़ा ज्यादा है। इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इधर उधर जरूर भाग सकते हैं। आई बात समझ में? सो नो फिक्स शेप, इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। तो लिक्विड से दोस्त आप लगा लो पानी। लिक्विड के क्या मान के चलेंगे? बेस लाइन मान के चलो, पानी मान के चलो। पानी को आप जहां गिरा दोगे वो उन्हीं के शेप में आ जाने वाला है। सेकेंड, नो फिक्स बाउंड्रीज, इसका मतलब उसकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। जिनका फिक्स शेप ही नहीं है तो उनका फिक्स बाउंड्रीज कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिधर स्लोप रहेगा पानी उधर ही फ्लो करना शुरू कर देगा। फ्लूइडिटी, वेरी गुड। फ्लूइडिटी का मतलब होता है हिंदी में दोस्त बहना।
क्या होता है? फ्लो होना। फ्लूइडिटी मतलब होता है, इंग्लिश में अगर मैं लिख दूं उसको बोलते हैं फ्लो, या हिंदी में लिख लूं उसको बोलते हैं बहना। बहना मतलब सिस्टर वाला बहना नहीं, फ्लो होना, फ्लो होना, फ्लो होना। आई बात समझ में? ओके जी, ये फ्लूइडिटी है, तो मतलब ये जिधर अब स्लोप मिलेगा डाउन स्लोप, उधर ही क्या फ्लो कर जाएंगे, उसी को बोलते हैं फ्लूइडिटी, बहने वाली चीज। लो कंप्रेसिबल, लो कंप्रेसिबल का मतलब होता है हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं लिक्विड को। आ रही बात समझ में? ये तो बहुत कम होता है, ना के बराबर कंप्रेसिबल होती है। आई बात समझ में? ओके जी। फिक्स्ड वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया था एग्जांपल में कि 10 लोग हैं एक रूम में, तो वो कितना नजदीक होंगे एक दूसरे से। याद रखना है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है ना, ये बीच में, लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स होते हैं सॉलिड से कम होता है बट लिक्विड से ज्यादा, सॉरी गैस से ज्यादा होता है। क्या होता है? लेस देन सॉलिड, ग्रेटर देन गैस। मैंने यही लिखा है यहाँ पर। आगे बात समझिए, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है ना लिक्विड का, किससे? सॉलिड से कम होता है बट गैस से ज्यादा होता है। दूसरी बात, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस का मतलब ये हो गया, एक रूम में 10 लोग थे तो उनके बीच की जो डिस्टेंसेस थे थोड़े से ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इस वाले रूम। इस वाले जो रूम है दोस्त, वो कौन था? सॉलिड था। आने बात समझ में? सो गैस में सबसे ज्यादा स्पेस होते हैं, उसके बाद फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो हम लोग कह सकते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इन लिक्विड इज लेस देन गैस बट मोर देन सॉलिड। इसका मतलब इंटरमोलिक्यूलर जो स्पेस जो होता है वो किसमें? लिक्विड, गैस में ज्यादा, इसको हमने बीच में मान के रखा ना लिक्विड को, तो लिक्विड के हिसाब से गैस में ज्यादा होता है बट सॉलिड में कम होता है। कितने सवाल सॉलिड से पूछा जाएगा? एक सवाल। वो कौन सा सवालों का ये जवाब है? ये रहेगा कि आपसे अगर पूछ दिया जाए एग्जामिनर्स में, एग्जाम्स में, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स, जब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देगा तो आपको यहां से लेकर के यहां तक बिल्कुल लिख देना है, फटाफट आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। कितने क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, लिक्विड से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता नहीं, पूछता ही है। आपके स्कूल में ना पूछे बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम ये सवाल पूछा तो जाता ही है। ओके जी। दूसरा सवाल आपसे ये पूछेगा, क्या लिक्विड जो है ना फ्लो क्यों होता है? लिक्विड फ्लो क्यों होता है, इसको समझते हैं। लिक्विड टेक अप, या फिर सवाल को यूं भी पूछ सकता है कि लिक्विड जो है कंटेनर के अकॉर्डिंग अपना शेप क्यों चेंज करता है ना? क्वेश्चन को आपको तो घुमा फिरा तो देगा, लेकिन आपको घूमना फिरना नहीं है। बिल्कुल याद रखना कि हाँ, नासिर सर ने हमें बताया था इसके सारे सवालों के जवाब। आई बात समझ में? लिक्विड टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड जो है, जिस कंटेनर का मतलब होता है जिस चीज में पानी को रखा जाता हो सकता है एक गिलास हो, एक कप हो, एक प्याली हो, एक बाल्टी हो, एक प्लेट हो सकता है, राइट? आईना बात समझ में? एक केन हो सकता है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आते हैं। केन में तो और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन हम लोग कोल्ड ड्रिंक के बारे में बात करेंगे। तो वो अपना शेप उस कंटेनर के अकॉर्डिंग ले लेता है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, क्योंकि जो लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो भी करते हैं, साथ में अपना शेप को भी चेंज करते हैं ड्यू टू नॉट रिजिड, क्योंकि ये रिजिड नहीं है, ये फिक्स नहीं है। आई बात समझ में? ये क्या है? ये फ्लोटिटी, ये फ्लो करता है, इसीलिए ड्यू टू नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं है, इसीलिए जैसा शेप रहेगा वैसे ही उस शेप में पानी जो भर जाएगा उसी शेप का वो बना देगा। ओके जी। अब अगला सवाल क्या पूछा जा सकता है? अगला सवाल जो आपसे दोस्त पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज का यह सवाल हो सकता है, क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या डिफ्यूज हो सकता है लिक्विड में? एमसीक्यूज में भी दे देगा, टिक राइट द टिक आंसर में भी दे देगा, ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है। कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पर। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है ना वो कहां? लिक्विड में डिफ्यूज कर सकता है। इसका मतलब लिक्विड में आसानी के साथ मिक्स हो सकता है उसके साथ। डिफ्यूजन क्या होता है पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं।
आई बात समझ में? सो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो डिफ्यूज होता है किसमें? लिक्विड्स में। देखिए ये सवाल जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ अभी 9th में ही नहीं, बल्कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे ग्रेजुएशन के बाद या 11th 12th में कहीं ना कहीं आपको जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इवन 10th में ही आपको इन सब चीजों का बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ओके, बायो में भी ये साबित होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्या जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं क्या वो लिक्विड के साथ मिक्स हो सकता है? अगर जो एटमॉस्फेयर में एक ऐसे पूछ सकता है, क्या ऐसे पूछेगा आपसे, क्या जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं क्या लिक्विड में वो मिक्स हो सकता है या फिर डिफ्यूज हो सकता है? या फिर घुमा फिरा के ये भी पूछा जा सकता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स, मतलब पानी में रहने वाले जो जानवर है या फिर पेड़ हैं, उनको ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है, ये बताना है ना। आ रही बात समझ में? और तीसरा सवाल कहीं ना कहीं ये भी पूछा गया था कि स्कूल में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक सवाल ये पूछा गया था, क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है? कहां का स्कूल, कहां का था ये? दिल्ली पब्लिक स्कूल का, बहुत बड़े स्कूल है, आपने नाम भी सुना होगा, शायद आप उसमें पढ़ भी रहे होंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल में सवाल पूछा गया था, क्या कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन दो अलग अलग गैसेस हैं, क्या वो पानी में डिफ्यूज हो सकता है या फिर लिक्विड में? यस, हो सकता है। इन सारे सवालों का जवाब आपको एक ही मिलेगा, वो है द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो लिक्विड में, मतलब वाटर में डिसॉल्व भी हो सकता है और डिफ्यूज भी हो सकता है। आगे ना बात समझ में? दोनों पानी में मिल सकता है। अब बताओ जो हमारे एटमॉस्फेयर में दो कौन से गैसेस होंगे? जाहिर सी बात है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि अब बताओ कौन ऐसे दो गैस एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है? वो रहेगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मैं कितने सारे सवाल बता रहा हूं आपका, हालांकि अगर मैं चाहता तो बस इतना सब बता के मैं फुट देकर आगे बढ़ जाता, लेकिन मैंने बढ़ा नहीं, ताकि कि आपको एक भी सवालों के जवाब से छूटे ही ना। दीज, अब इन्हीं का सवाल है, दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है दोस्त, वो ऑक्सीजन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। वही जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, जो एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स मतलब हो जाता है जो पानी के अंदर में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उसको सरवाइव करने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए ये दोनों गैसेस की जरूरत होता है। ये डेली होते रहता है, ऐसा नहीं कि हम जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लाएंगे तब पानी में मिलाएंगे, नहीं, वो पहले से मौजूद है। अभी भी जहां पर नदियां वगैरह है वहां पर ये प्रोसेस हो रहा होता है, अभी भी हो रहा होगा। अरे बात समझ में? कंटिन्यूसली होता है। आगे बात समझ में? उम्मीद है मुझे कि मैंने कई सारे सवालों को मैंने आपको यहाँ पे मैंने जवाब अच्छे से मैंने देने की मैंने कोशिश की है। अब हम लोग दोस्त आगे की तरफ देख लेते हैं, इन तीनों में से अब हमारा हम लोग गैस के बारे में देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अब गैस को। गैस में देखिए मैंने ये भी बनाने की मैंने कोशिश की है कि कंटेनर टाइप का है, उसमें कुछ डॉट डॉट लाइन्स है। ये मैंने किसका लिखा है? ये सारे के डॉट लाइन्स जितने भी है वो गैस पार्टिकल्स है। क्या है वो? सबके सब गैस पार्टिकल्स। देखिए गैस पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंसेस है बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। आई बात समझ में? अब इसके बारे में जरा सा हम लोग देख लेते हैं। नो फिक्स शेप, ये जो गैसेस होती हैं इनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। आई ना बात समझ में? जैसे कि मैं इस रूम पे मैं पढ़ा रहा हूं, तो जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां पर भी क्या गैसेस मौजूद हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और भी अदर गैसेस हैं कुल मिलाकर के हमारे एयर में। तो वहां पर भी आपको किसी भी तरह का आपको शेप एयर का दिखाई नहीं दे रहा होगा। सो नो फिक्स शेप, नो फिक्स बाउंड्री। जाहिर सी बात है जिसका शेप फिक्स नहीं होगा तो उसकी बाउंड्री भी फिक्स कभी नहीं हो सकती, इतना समझ लीजिए। फ्लूइडिटी, यस, ये फ्लो करती, एयर जो होते हैं ना वो फ्लो करते हैं, गैसेस जो है ना वो फ्लो करती है। सो अपने तो लिक्विड एंड गैसेस दोनों के दोनों ही फ्लूइडिटी होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं? फ्लो करते हैं। नेक्स्ट है वो है हाई कंप्रेसिबल।
गैसेस को हम बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल कर सकते हैं, ये होती है। जैसे कि अगर मैं मान लो कि हमारे घरों में सीएनजी हो या एलपीजी गैसेस हो, या फिर एक सिरिंज है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में जो दी गई है कि उस हिसाब कैसे एक सिरिंज में एयर को कैसे वो कंप्रेस किया जाता है। तो जो सीएनजी और एलपीजी जो गैसेस होते हैं उसको हाईली कंप्रेसिबल किया जाता है, बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है, और इनसे जुड़े हुए कई सारे सवाल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के आपको ये लिखना है कि गैसेस क्या होते हैं, हाई कंप्रेसिबल होती है। आगे हम लोग और भी समझेंगे। नो डेफिनेट वैल्यू का मतलब, डेफिनेट तो मतलब यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू को, फिक्स्ड है ना, थोड़ा सा जाना पहचाना हुआ समझ कर सबको। दोस्त मैंने लिखा नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इनकी भी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है। 1 लीटर 5 लीटर जैसे का यहाँ पे जो एयर है इनका भी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है। नेक्स्ट है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, वेरी लेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब होता है, अगर हम देख लें जैसे कि एक गैस ए पार्टिकल दूसरा ए है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो जब वो बहुत ज्यादा इसके बीच में जब डिस्टेंसेस हैं, इसका मतलब इसमें इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स है बहुत कम है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा वहां पर होते हैं जहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर का वो बहुत क्लोज हो। जहां पर मैटर्स का जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर मतलब गैस है, जहां पर मैटर्स का जो पार्टिकल जहां पे जितना ज्यादा दूर होगा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस उतना कम होने वाले हैं। सो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वेरी क्या है, लेस, बहुत कम है। हाँ लेकिन हाँ इंटरमोलिक्यूलर स्पेस भी बहुत ज्यादा होगा। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम है कि नहीं, देखो एक पार्टिकल के बीच में दूसरी पार्टिकल्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सो इंटरमोलिक्यूलर जो स्पेस होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब मैक्सिमम होते हैं, सबसे ज्यादा सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा इसी में होते हैं। अब तो आगे बात समझ में, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, तो आपको बिल्कुल ये कितने जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर 7 पॉइंट्स आई थिंक हैं, तो ये सारे के सारे आपको क्या करना है, लिख देने हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाने वाले हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, सिलेंडर्स दैट वी गेट इन आवर होम, ये लगा दो जी, होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि आप 1 या 2 एग्जाम्पल के जरिए से बताएं कि किस हिसाब से जो गैसेस होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं, एग्जाम्पल देके बताएं। ऐसे कई बार कई सारे स्कूल्स में पूछे गए सवाल हैं, आई ना बात समझ में। और मैं कई बार मैं पहले के बच्चों को मैं पढ़ा भी चुका हूं ऑफलाइन, और वो सबसे कई सारे सवाल भी आए, इसीलिए आपको बहुत बेहतर ढंग से आपको लिखना है। आ रही ना बात समझ में। अब बिल्कुल आपको ये वाला लिख देना है। अगर आपसे अगर कोई पूछ ले एग्जाम, कोई मतलब कोई भी आपका फ्रेंड्स या टीचर्स कोई भी अगर पूछ ले, या फिर एग्जाम में ही क्यों ना आ जाए, तो आपको अगर पूछा जाए कि बताओ गैस जो है ना वो हाई कंप्रेसिबल है या नहीं है, अगर है तो आप एग्जाम्पल्स के जरिए से बताओ। बिल्कुल आपको यहां से लेकर के यहां तक लिख देना है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है, compressed natural gas CNG is used as fuel for these days in vehicles। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सीएनजी जो है एज अ फ्यूल व्हीकल्स, जो हमें गाड़ियां होती है, बस है, ट्रक है, 4 व्हीलर्स हैं, तो जो माल जो गुड्स कैरियर होते हैं, माल ढोने वाली जो गाड़ियां होती है उसमें सीएनजी का यूज कमाल का होता है। आई बात समझ में। जब होता है तो आपको याद पूछा जाएगा कि आप बताओ कोई भी ऐसे गैस का नाम बताओ जो कि व्हीकल्स में यूज किया जाता है, और व्हीकल्स में ही यूज क्यों किया जाता है। आई बात समझ में। तो क्यों किया जाता है अब समझो जी। यस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कुल मिलाकर के जो सीएनजी है वो इस्तेमाल किया जाता है आजकल गाड़ियों में बहुत ज्यादा। इसके कई सारे फायदे हैं। वो क्यों किया जाता है जरा समझो। ड्यू टू इट्स हाईली कंप्रेसिबिलिटी, ये इतना ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी कि इतनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी इतने सारे गैस को एक छोटू सा सिलेंडर में भर सकता है। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस, गैस में तो बहुत ज्यादा गैस क्या होते हैं,
गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर, एक छोटू सा सिलेंडर में रखा जा सकता है एंड ट्रांसपोर्ट इजीली, इसको आसानी से कैरी किया जाए एक जगह से दूसरी जगह। आप गाड़ियों में रख करके जो गुड्स कैरियर है, जिन सारे व्हीकल्स में यूज किया जाता है सीएनजी का, एक टैंक लगा रहता है ताकि कि वो ज्यादा दूर तक जाए। और अगर सपोज अगर ये हाई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, अगर इसकी वॉल्यूम्स, अगर गैस इतना ज्यादा हो तो गाड़ी में तो इतनी सारी स्पेस ले लेगा, तो फिर क्या फायदा होगा उसका। इसीलिए बहुत सारे गैसेस को एक छोटू सा सिलेंडर में कंप्रेस किया जाता है और ये इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में, इनका सवाल का जवाब मिल गया। अब आ जाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम किचन इवन फर्दर अवे। इसका मतलब ये हो गया, अगर आपसे सवाल अगर ये पूछा जाएगा कि बताओ जो खाने की जो खुशबू होती है, जो स्मेल ऑफ अरोमा होती है, वो हमारे किचन में एंट्री करने से पहले ही अगर हम आसपास कहीं बैठे रहे तो हमें स्मेल क्यों आ जाती है, इनका जवाब लिखना है जी। इनका जवाब ये लिखना है, द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम किचन एवन फर्दर अवे। ये जो अरोमा है ना, वो खाने की खुशबू होती है, चावल इसके अलग होती हैं, है ना, जो कि और सब सब्जियां जो होते हैं मोस्टली ये राइस में होते हैं। किसमें होता है? चावल में। जो अरोमा को मतलब होता है उस जो भी आप खाने में जो भी इस्तेमाल कर रहे थे उसकी खुशबू होती है। जब ये पहले डिफ्यूजिंग बहुत ज्यादा हो जाती है सॉलिड और गैसेस के बीच में, लिक्विड के बीचेस में, जैसे कि अगर हम खाना बना रहे थे तो पानी की भी जरूरत पड़ जाता है। अगर हम लोग राइस का यूज करते हैं, सॉलिड भी है ना, जब पानी गर्म होने वाला है तो वहां पर गैसेस अपने आप बन जाते हैं, तो यहाँ पे डिफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। सो उतना डीप में नहीं जाना है हमें। सो ये जो अरोमा जो होता है वो खाने में, जब जो खाने का अरोमा होता है वो मिक्स हो जाता है पार्टिकल्स ऑफ एयर, जो वहां पे आसपास जो एयर मौजूद होते हैं हमारे किचन में, उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। और वो किचन से अगर आप बहुत दूर में भी थोड़ा सा बैठे हुए थे, हमें वहां तो खुशबू आ जाती है। आ रही बात समझ में? इतना आपको याद रखना है। गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्टर इनटू अदर गैसेस। हाँ, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कौन से मैटर में सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजिंग होता है, तो याद रखना है वो है आपका गैसेस में। और एक सवाल पूछा जाता है, उन सवाल का देखो जवाब भी सुन लीजिए कि कंटेनर में जो भी गैसेस रखे जाते हैं वो एक फोर्स एग्जिट का मतलब होता है, वो जो गैसेस जो होती हैं एक सिलेंडर के अंदर में, जैसे कि मैंने इस एलपीजी सीएनजी गैसेस अगर हैं तो उस कंटेनर के वॉल में एक फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स कौन लगाते हैं? उस फोर्स में जो अंदर में जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें रैंडम मूवमेंट होता है। क्या होता है? रैंडम मूवमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर जरा सा भी अगर सिलेंडर को अगर हिलाओगे तो इसके एक पार्टिकल्स इधर उधर, जहां इधर उधर क्या करें, एक पार्टिकल दूसरे पे क्या फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। जैसे है ना कि अगर मैं मान लाऊं कि एक गाड़ी जा रही है बस, उसमें कितने 50 लोग भरे हुए, अगर अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया तो एक के ऊपर दूसरा चढ़ जाता है। क्यों? वो रैंडम मूवमेंट हो जाता है। कोई ये नहीं रहता कि भाई हमें कूद करके किसी के ऊपर गिरना है, वो अचानक से हो जाते हैं जब ड्राइवर ब्रेक मारते हैं। आए ना बस समझ में? उसी हिसाब से जब भी हम सिलेंडर को जब भी जोर से अगर हिलाएं तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस को, वो एक दूसरे से टकराते हैं। रैंडम मूवमेंट की वजह से वो क्या करते हैं, वो टकरा कर तो एक इससे इनको टकराएगा, ये इनसे टकराएगा, ये जगह कहां जाकर के ये जो कंटेनर है, ये याद रखेगा कंटेनर है जिसमें गैस को रखा गया है। कंटेनर जैसे कि एलपीजी और सीएनजी है, उसमें जाकर फोर्स लगा दिया जाता है। इसीलिए जो लोहे के बड़े मजबूत बनाए जाते हैं ताकि वो ब्लास्ट ना हो जाए, ताकि फट ना जाए। आरी बात समझ में? वो रैंडम मूवमेंट की वजह से हो जाकर उसमें फोर्स लगा देते हैं, और जो फोर्स जब भी लगता है वो पर यूनिट एरिया लगता है। क्या लगता है? कैसा? इसमें जो भी गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो भी इस वॉल का कंटेनर में जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स होता है पर यूनिट एरिया। जैसे कि एग्जांपल लो, मैं मान लेता हूं मेरे जो हाथ है ना, हथौड़ा मत समझो इसको, गैसेस का मॉलिक्यूल्स यहाँ बंद है, जब एक दूसरे पे टकराएगा, जैसे मैं मान लेता हूं एक वॉल है कंटेनर का, है ना, कोई चीज का, ये तो ऐसे भागे ऐसे जाएगा ना, ये जो फोर्स जो लगा है ना, तो ये दोस्त ये ना इस वाले एरिया पर ही लगा है। जो भी फोर्स मेरा लगेगा इसी एरिया पे लगेगा। जैसे एक सिलेंडर है ना, तो वो जो फोर्स लगेगा ना पर यूनिट एरिया पे लगेगा, ये वाला एरिया ही तो बोलते हैं, पर यूनिट एरिया में फोर्स लगता है गैसेस का। आई थिंक आपको यहाँ से एक बेहतर ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के जो चीजें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।